Welcome everyone. Welcome to this new lecture of our a series of covering entire polity through the real text of the Constitution. No introduction. Let's start straight. और ठीक है, जो लोग नए लर्नर है वो जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पूरी पॉलिटी कवर कर चुके हैं. ये आपके रिवीजन के लिए भी 2024 सीएससी के रिवीजन के लिए भी इफेक्टिव हो सकती है. शुरू करते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. यहाँ तक हम ऑलरेडी ये सब चीजें कवर कर चुके हैं. यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट को ऑलरेडी और यूनियन एग्जीक्यूटिव को ऑलरेडी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं. जनरल प्रोविजंस क्या है पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में. सबसे पहली बात, आर्टिकल 79 जो है ये आपके इंट्रोज के लिए, ये कुछ एक आर्टिकल्स ना याद कर लेना. कुछ आर्टिकल्स याद कर लेना, ये आपके इंट्रोडक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली इन पॉलिटी, जहाँ पे भी आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में लिखना हो. तो आर्टिकल 79 क्या कह रहा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नॉन रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. इंपॉर्टेंटली यहाँ से वो क्वेश्चन ये बना सकता है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आगे ये फ्रेज लगा लेगा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंडिया में पार्लियामेंट का हिस्सा प्रेसिडेंट है. डज कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर प्रेसिडेंट टू बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. हो सकता है आपको ये क्लैरिटी अभी तक ना रही हो. ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि प्रेसिडेंट शैल बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट होंगे? तीन, प्रेसिडेंट और दो हाउसेस. लेकिन इज प्रेसिडेंट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नो, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ठीक है, इन द लास्ट वीडियो. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बात लिखी गई है, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट का जो कॉम्पोजिशन है, एक बार देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था मेंस में आर्टिकल 169 पे. ठीक है, जो लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है उन पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था. ऐसे ही ये क्वेश्चन बन सकता है अच्छा, कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बताया गया. तो भैया इसमें बताया गया है कि इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 12 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा. 12 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, और नॉट मोर देन 238, 238 से ज्यादा नहीं. राइट, सो लेस देन 238 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो स्टेट्स के होंगे, जिसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज भी आएंगे. वो यूनियन टेरिटरीज जिन्हें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी. समझ रहे हो ना बात को. द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट shall be in accordance with the provisions in that we have contained in fourth schedule. यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैन यू अमेंड फोर्थ शेड्यूल विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स? नो. वाई? बिकॉज जब आप आर्टिकल 368 को अच्छे से देखेंगे, उसमें स्पेसिफिकली ये बात लिखी गई है कि भैया अगर आपको, इफ यू वांट टू अमेंड द प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, तो उस चीज को अगर आपको अमेंड करना है तो आपको वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड करना पड़ेगा, प्लस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी आपको उसमें रेटिफिकेशन लगनी चाहिए. तो इस प्रोविजन की अमेंडमेंट, फोर्थ शेड्यूल का अमेंडमेंट आपको, ठीक है, इस रिजिड प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा. क्लियर. देन आता है कि मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज 1 शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स. हाँ, ये जो यहाँ पे लिखा गया है ना कि 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, ये 12 मेंबर सिर्फ और सिर्फ इन फील्ड से होने चाहिए. ये स्पेसिफिकली लिखा गया है, स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद, है ना, विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. सिर्फ इन चार सेक्टर्स को यहाँ पे लिखा गया है. समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा करके एनी ऑफ देम, है ना, या फिर और एनी अदर फील्ड नहीं लिखा गया है. दैट मीन्स जो भी आपके कैंडिडेट्स होंगे, उनके कैंडिडेचर में जिसको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, उनके नॉमिनेशन में ये बात लिखी होगी कि ये कौन सी फील्ड के एक्सपर्ट है. समझ रहे हो बात को. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंटली ऐसा ही जो प्रोविजन है वो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पेक्ट में गवर्नर को भी दिया गया है. गवर्नर कैन ऑल्सो नॉमिनेट 1/6 ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स टू टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन उसमें सिर्फ ये चार फील्ड नहीं होती है, उसमें आपके कोऑपरेटिव्स भी आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उसमें मेंशन की गई है. सो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव्स, ये गवर्नर के रिस्पेक्ट में. ऐसे क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, मैं सही में बता रहा हूँ. 2022 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लिमिटेशन नहीं लिखी गई है. समझ रहे हो,
दैट मीन्स यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज 8 लिमिटेशन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है। सिमिलरली ये पांचों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी से नॉमिनेट कर रहा है। क्लियर? सो ये क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज और वो यहाँ से आपसे पूछ सकता है, सीधा वो क्वेश्चन पूछेगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट में कौन से स्टेट के कितना शेयर होगा। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखा है? हाँ, ये फोर्थ शेड्यूल में लिखा है कि कौन से स्टेट के पास कितनी सीटें होंगी, किस चीज के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। लेकिन लोकसभा में किसके पास कितनी सीट होंगी, क्या ये फोर्थ शेड्यूल में है? नो। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि लोकसभा में किस स्टेट की कितनी सीट्स होंगी? नो। ये कहाँ लिखा जाता है, ये हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ से ये कुछ बातें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। देन representatives of each state to council of state shall be elected by whom? They shall be elected by legislative assembly of the, है ना, elected members of legislative assembly of the states। इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, एमएलए होंगे, इलेक्टेड एमएलए, नॉट नॉमिनेटेड। अब तो नॉमिनेटेड होते भी नहीं है, ठीक है। उस चीज को अब जो है साइडलाइन कर दिया गया है 105th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। तो अब जो एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए, अब सारे एमएलए इलेक्टेड ही होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन का प्रोसेस था उसे अब डन अवे विद कर दिया गया है, ठीक है। सो जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं दे विल पार्टिसिपेट। नंबर 1, एमएलसी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नंबर 2, जो बात यहाँ से ध्यान में रखनी है वो ये कि क्या ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है या फिर ओपन बैलेट के थ्रू? नो, देर इज नो सीक्रेट बैलेट, देर इज ओपन बैलेट। ओपन बैलेट। इनफैक्ट इनफैक्ट राज्यसभा के एमपी के इलेक्शन के लिए ये ओपन बैलेट भाई साहब इतना ओपन होता है, राइट, कि नंबर 1, अगर राज्यसभा के किसी, ठीक है, अगर किसी एमएलए ने जो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कर रहा हो, जो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कर रहा हो, अगर उस एमएलए ने कहीं पर अपने, ठीक है, जिस जिस पार्टी को वो वोट कर रहा है, अपने जो उसने बैलेट पेपर को अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को शो नहीं किया और पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन को या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंटेड रिटर्निंग ऑफिसर को, जो कि नॉर्मली स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, उस रिटर्निंग ऑफिसर को अगर रिपोर्ट कर दिया कि भैया इसने मुझे अपना बैलेट पेपर शो नहीं किया, तो वो वोट रिजेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट अगर राज्यसभा के इलेक्शन में, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू राज्यसभा इलेक्शन के वोट कब कब रिजेक्ट किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। कब कब रिजेक्ट हो सकता है? अगर कोई कोई भी इलेक्टर अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को अपना बैलेट पेपर शो ना करे कि भैया मैंने इसमें वोट किया है। नंबर 2, कब वोट हो सकता है रिजेक्ट? अगर वो किसी भी एनदर पेन जो कि इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया है उसके अलावा किसी दूसरे पेन से अगर वो अपने वहां पे चीजें मार्क करता है तो भी वो रिजेक्ट हो सकता है। समझ रहे हो? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भैया इवन जो हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा इलेक्शन है, अभिषेक मनु सिंघवी उसमें हार गए थे, उसकी वजह से ये न्यूज में ये चीजें थी, है ना। कुछ वोट्स जो है नीचे चंडीगढ़ में वो जो मेयर का चुनाव था उसमें रिजेक्ट किए। तो कौन कौन से इंस्टांसिस में ऐसे बैलेट पेपर को रिजेक्ट किया जा सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। अगेन यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, क्या इसमें डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आप लगा सकते हैं? नो। डिफेक्शन लॉ, राज्यसभा में वोट, मान लो अगर कोई अगर एमएलए राज्यसभा में अपनी पार्टी लाइन के अलग वोट देता है तो उसमें डिफेक्शन की प्रोसीडिंग उसमें नहीं लगती है। समझ रहे हो बात को? उसमें डिफेक्शन की प्रोसीडिंग नहीं लगती है। हिमाचल में जो डिफेक्शन की प्रोसीडिंग लगी थी वो इस वजह से नहीं लगी थी कि वो उन 4 एमएलए ने, ठीक है, अभिषेक मनु सिंघवी को वोट नहीं किया कांग्रेस के एमएलए ने, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया, वो इस वजह से नहीं लगी थी उनपे डिफेक्शन। डिफेक्शन क्यों लगा उनपे? क्योंकि भैया उन्होंने बजट से वॉकआउट कर दिया और उसमें वोट ही नहीं किया और व्हिप इशू किया गया था। दूसरी बात यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ओपन बैलेट तो होता है बट क्या व्हिप इशू किया जा सकता है? व्हिप माने क्या इस पे पार्टी डायरेक्शन दे सकती है एमएलए को कि हमें वोट करो? नो, व्हिप कैन नॉट बी इशूड विद रिस्पेक्ट टू दीज इलेक्शंस। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कि द, अब ये व्हिप क्या होता है जिनको ये भी नहीं पता। व्हिप माने, व्हिप एक ऐसा, एक्चुअल में किसी भी पार्टी का हाउस के अंदर एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हाउस के अंदर एमएलए या फिर एमपीज में डिसिप्लिन बनाने की जिम्मेदारी दी गई हो। इसके लिए वो अपना एक डायरेक्टिव इशू कर सकता है जिसे हम कहते हैं विप। उसमें वो लिखता है कि आपने वोट इस चीज के फेवर में करना है, आपने इस डिस्कशन में प्रेजेंट रहना है। अगर उसे
स्पेशली अगर 3 लाइनर विप को, ये है ना, अगर 3 लाइनर विप को वो नकार देता है तो वो जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को, ठीक है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ को इनवाइट करता है, ठीक है। अब ये 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर विप क्या होते हैं, ये बहुत, है ना, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, फैल जाएगी ये बात फिर, राइट। तो इसको ठीक उस टाइम पे हम देखेंगे जब एंटी डिफेक्शन लॉ वाला प्रोसीडिंग, ठीक है, जो जो प्रोविजन है, जब हम उसको देख रहे होंगे उस वक्त विप्स को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन काउंसिल ऑफ स्टेट shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe, ठीक है, कि भैया काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यूनियन टेरिटरी से, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी से चूज होंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, तो पार्लियामेंट उस चीज के लिए प्रेस्क्राइब करेगा कानून बना करके, समझ रहे हो, कि भैया क्या सभी, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आर ऑल यूटीज रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, नो, ओनली दो यूटीज विच आर हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, भैया अब लोकसभा का क्या कॉम्पोजिशन है, इस पे भी सवाल उठते हैं कि हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन not more than 535 members chosen by direct election from territorial constituencies in the states। तो स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव है याद नहीं रखना है, ये चीज रखने की नहीं है ना। स्टेट से जो है 535 मेंबर हाईएस्ट हो सकते हैं, और ठीक है 20 मेंबर यूटी से हो सकते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये हमने रखना नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। क्लियर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया जो एलोकेशन ऑफ सीट होगा, एलोकेशन ऑफ सीट होगा स्टेट टू स्टेट, स्टेट स्टेट स्टेट, इन स्टेट्स के बीच जो एलोकेशन ऑफ सीट होगा वो कुछ ऐसे किया जाएगा कि भैया इनकी सीट्स और इनकी पॉपुलेशन, सीट बटे पॉपुलेशन, ये जो रेशियो आए ये लगभग इक्वल हो, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, नॉट एब्सोल्युटली इक्वल बट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। फॉर एग्जांपल स्टेट 1 में अगर 1 करोड़ लोग हैं, स्टेट 2 में अगर 2 करोड़ लोग हैं, स्टेट 3 में अगर 3 करोड़ लोग हैं, तो इनको, है ना, मान लो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे देनी है कि 1 करोड़ लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें, तो इनको 1 मिलेगी, इनको 2 मिलेगी, इनको 3 मिलेगी, ताकि ये रेशो लगभग सेम रहे, 1:1 का रेशो रहे। समझ रहे हो, ये मैं मतलब मजाक में कह रहा हूँ एक ऐसे एग्जाम्पल देकर के। तो ये चीज जो है इंश्योर करवाई जाएगी एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ये चीज इंश्योर की जाएगी। अब मान लो स्टेट्स को तो मिल गई सीट्स, सीट्स इनको मिल गई, फॉर एग्जांपल स्टेट 1 को अगर 10 सीट मिल गई, स्टेट 2 को अगर 20 सीट मिल गई, स्टेट 3 को अगर 30 सीट मिल गई। अब हो सकता है कि स्टेट के अंदर एक सीट में ज्यादा लोग रिप्रेजेंट हो रहे हो, दूसरे में कम। तो भैया इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाएगा कि भैया स्टेट के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनको ऐसे डिवाइड किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच भी जो पॉपुलेशन का डिफरेंस हो वो मिनिमम हो एज फार एज प्रैक्टिकेबल, तो लगभग सेम पॉपुलेशन जो है रिप्रेजेंट हो रही हो। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे एक तरीके से इलेक्टोरल इलेक्टोरल इक्वेलिटी, ठीक है, इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। देन प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज ए शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये जो ऊपर क्लॉज 1 दिया गया ना, क्लॉज 1 में क्या कहते हैं कि जितने भी स्टेट्स होंगे सब स्टेट्स के बीच में पैरिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड द सीट्स। इस रेशियो के बेसिस पे सब स्टेट्स में पैरिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। भैया इसमें जो छोटे स्टेट्स हैं, कुछ एक ऐसे स्टेट हैं, हो सकता है उनकी पॉपुलेशन सिर्फ इतनी हो जितनी यूपी के एक कॉन्स्टिट्यूंसी की ही पॉपुलेशन हो। समझ रहे हो, यूपी के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है आपके 60-70 लाख की पॉपुलेशन, या ये तो मैंने कम बोल दिया, है ना, इतने के तो स्टेट्स होते हैं, समझ रहे हो। तो हो सकता है ऐसा हो जाए, तो भैया वो जो छोटे स्टेट्स हैं उनको तो 1 या 2 ही सीट मिलेगी। ऐसे में वो स्टेट्स जिनकी 60 लाख से कम की पॉपुलेशन है उस पे ये वाला प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, उनको आप जो है एडिशनल सीट्स दे सकते हैं, समझ रहे हो। तो इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू देम। कितने, 60 लाख लोग, 6 मिलियन लोग। यही लिमिट जब आप देखेंगे ना, पंचायती राज 3 टियर का होता है, जिला स्तर पे, ठीक है, इंटरमीडिएट स्तर पे जिसमें कई सारी पंचायतें आती है, और गांव के स्तर पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे। ये जो इंटरमीडिएट लेवल का होता है ना, बीच वाला, ये वहां पे उन स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं है जिनमें 20 लाख से कम की पॉपुलेशन हो, 2 मिलियन से कम की पॉपुलेशन, समझ रहे हो। तो ये उन स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं है। ऐसी कई जगह पे आपको लिमिट्स मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल फैमिली कोर्ट एक्ट है,
फैमिली कोर्ट एक्ट, मैं कोशिश करूंगा इस एक्ट पे, क्योंकि है ना, अब वो स्टैट्यूट से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं, कुछ एक ऐसे एक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। कोशिश करूंगा इस पे 2-4 वीडियोस लाऊं अगेन, लेकिन कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट है, इसमें एक बात लिखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को नेसेसरली नेसेसरली, ठीक है, उन सिटीज में जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो, मतलब 10 लाख से ज्यादा हो, नेसेसरली वहां पे फैमिली कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करने ही पड़ेंगे। ये लीगल मैंडेट है अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी जो लिमिट्स हैं ये आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिस्पेक्ट में भी सेम लिमिट्स है, वो हम आगे देखेंगे। इन दिस आर्टिकल एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से एक कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, ठीक है, एक कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मली आप जो है लक्ष्मीकांत में थोड़ा इस चीज पे कंफ्यूजन जरूर हुआ, आपको होता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला है, या फिर लक्ष्मीकांत बोलता है कि हमारा जो लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था वो डीलिमिटेशन 2003 में हुआ था, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन का जो एक्ट है, डीलिमिटेशन एक्ट 2003 में हुआ था, फोर्थ डीलिमिटेशन। और इस 2003 में 2001 के सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन हुआ था। तो कई जगह 1971 का सेंसस बताया हुआ है बेसिस, कई जगह 2001 का सेंसस। अब इसके बीच का कंफ्यूजन क्या है एक्चुअल में? देखो बात क्या है, जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन स्टेट के बीच में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, कौन से स्टेट को कितनी सीट मिलेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 का सेंसस। लेकिन उस स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा वो कौन सी सेंसस के बेसिस पे? स्टेट के अंदर, ठीक है, वो रीऑर्गेनाइजेशन होगा 2001 के सेंसस के बेसिस पे। दिस इज द थिंग, और ये फॉर्मूला सीज कर दिया गया है 2026 तक। तो नेक्स्ट डिलिमिटेशन अब मोस्ट प्रोबेबली 2026 के बाद ही होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरीके के भी बन सकते हैं अतरंगी, अगर आप अब देखो यहाँ से रीएडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस, इस पे आफ्टर ईच सेंसस, यहाँ से वो एक क्वेश्चन ये बनाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट देयर शैल बी रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर ईच सेंसस। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन ऑल्सो, है ना, प्रोवाइडेड, आगे प्रोविजन लगाया हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स कि भैया हर सेंसस के कंप्लीशन के बाद हाउस ऑफ पीपल के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भैया जो डीलिमिटेशन कमीशन आप जो है बनाते हैं, वो डीलिमिटेशन कमीशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए होता है या फिर राज्यसभा के लिए भी डिलिमिटेशन करवाता है? नॉट राज्यसभा। फॉर राज्यसभा देर इज नो डिलिमिटेशन इन इंडिया। राज्यसभा की सीट्स ऑलरेडी फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है ऑलरेडी। डिलिमिटेशन कहाँ पे लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। क्लियर? नंबर 1 बात ये। तो भैया अपॉन कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, एलोकेशन ऑफ सीट जो है हाउस ऑफ पीपल के लिए कौन से स्टेट को कितनी मिलेगी, ठीक है, ये हर एक सेंसस के बाद जो है डिसाइड किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट द। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, मान लो डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है डिलिमिटेशन कमीशन? प्रेसिडेंट। मान लो ये डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया गया है, इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, क्या वो रिकमेंडेशंस एग्जिस्टिंग लोकसभा पे लागू होगी? नो। क्या वो रिकमेंडेशंस ठीक उस वक्त लागू हो जाती है जब इसने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया? नो। कब लागू होती है? जब तक प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू ना करे कि भैया ये डिलिमिटेशन कमीशन की ये रिकमेंडेशन अब लागू कर दी गई है, तब से वो लागू होगी, बट उस लोकसभा पे नहीं, नेक्स्ट लोकसभा पे। समझ रहे हो? नेक्स्ट लोकसभा पे। क्लियर? तो ये बात आपको जो है पता होनी चाहिए। द प्रोवाइडेड दैट फॉर फर्दर सच रीएडजस्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई। क्लियर? एक बात और दूसरी बात, एक और चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आगे हम ये देखेंगे। रेलेवेंट फिगर्स ये हमने देख लिया कि 2026 के लिए जो है ऐसी कोई भी सेंसस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन हाउस ऑफ पीपल इन स्टेट्स, हाँ ये वही बातें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। ओके, ये ऑलरेडी वही बातें हैं जो हमने डिस्कस कर ली है। क्लियर? एक और बात, एक और बात जो मैंने यहाँ कहीं मिस कर दी बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली यहाँ लिखा गया है कि ऐसा जो अवार्ड है shall be readjusted by authority as parliament may by law determine, ठीक है। The territorial readjustment shall not be necessary allocation of seats, okay।
ये मैं यहाँ पे कहीं मिस कर दिया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बेस्ड ऑन कि वो चीज़ कहाँ पे लिखी गई है। स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी गई है कि भैया डीलिमिटेशन कमीशन का जो अवार्ड होगा, ठीक है, जो डीलिमिटेशन के लिए एक्ट बनाया जाएगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। ये स्पेसिफिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है ये बात। बट आई मिस्ड दैट समवेयर, प्रोवाइडेड दैट रेफरेंस टू द क्लॉज लास्टिंग सेंसेस ऑफ, ठीक है, सब क्लॉज वन सब क्लॉज थ्रो and provided that provisions of subclause A shall not be applicable, okay, divided practicable throughout as far as practicable. oh, I missed it, मुझे यहाँ सामने दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ये किसी दूसरे आर्टिकल में इसी में अंदर कहीं होगा। Allocation of seats in House of People shall be readjusted in authority as Parliament may by law determine, provided as such shall not affect the representation, ठीक है, provided that such until the readjustment takes place, election in the House may be held on the basis, okay, provided that until figures have been necessary, allocation of seats to the House of People and States डिवीजन। खैर छोड़िए, आगे जहाँ पे हमें मिलेगा वहाँ ये चीज़ें हम देख लेंगे डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग, राइट। नेक्स्ट आता है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये भी स्पेसिफिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये इसका डिसोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 जो मेंबर हैं ये हर साल रिटायर, हर 2 साल के बाद जो है रिटायर होते जाएंगे। अब देखो, जब पहली बार आपका काउंसिल ऑफ, ठीक है, स्टेट्स जो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 में, इसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अगले 4 साल में, मतलब इन दो ड्यूरेशन में, 2 साल 2 साल, इनमें कौन रिटायर होगा इस पर बड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि भैया 6 साल तो किसी के भी पूरे नहीं हो रहे थे, समझ रहे हो। तो कौन सा एमपी रिटायर होगा, ये दो दो रिटायरमेंट्स किस चीज पे के बेसिस पे डिसाइड की गई, इसके लिए लॉटरी निकाली गई, जिसका पर्चा निकला वो रिटायर, समझ रहे हो। तो ये कुछ अतरंगी चीजें हैं, हो सकता है ये, आई थिंक ये लक्ष्मीकांत वगैरह में मेंशन है, तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देन हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिजॉल्व शेल कंटिन्यू फॉर 5 years, राइट। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये भी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, अगर प्रेसिडेंट की टर्म एक्सपायर होती है तो प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू इवन बियॉन्ड द टर्म, वाइस प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू इवन बियॉन्ड द टर्म, राइट। बट कैन हाउस ऑफ पीपल कंटिन्यू इवन बियॉन्ड द टर्म, है ना, या फिर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है 5 years के बाद। इंपॉर्टेंटली एक बात और, कि ये जो 5 साल की टर्म है ये कौन से दिन से शुरू होगी, क्या तब से जब इलेक्शन का रिजल्ट डिटरमाइन होगा, नो। कब से, जब इसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, उसके बाद 5 साल तक इसकी टर्म जो है डिसाइड होगी। 5 साल तक ये जो है नेचुरली फंक्शन करेगी, लेकिन 5 साल जैसे ही पूरे होते हैं उसके बाद इसे डिसॉल्व कंसिडर किया जाता है, समझ रहे हो, उसे डिसॉल्व कंसिडर किया जाता है। फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 months जो है वो कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये बातें जो है ध्यान में रखनी है आपको, राइट। तो ये डिसॉल्व हो जाती है 5 साल पूरा करने में, जरूरी नहीं है कि ये खुद ही इस तरीके से सुमोटो एक्सटेंड हो। हालांकि इसकी टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है, कब, ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 352, जब है ना नेशनल इमरजेंसी जब लागू है, उस वक्त इसकी टर्म को 1 साल, एक बार में 1 साल इनडेफिनिट पीरियड के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। बट हर 1 साल के बाद आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक बार में 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल के लिए, समझ रहे हो, इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। सेम आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिस्पेक्ट में भी होता है, क्लियर। और ऐसी जो एक्सटेंशन होगी वो कब सीज होगी एग्जिस्ट करना, जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जैसे ही आपकी रिवोक होती है, उसके 6 महीने के अंदर ये जो एक्सटेंडेड टर्म होगी ये ओवर हो जाएगी। 6 महीने के अंदर आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये कुछ प्रोविजन है जो इसके रिगार्डिंग दिए गए। नाउ कम्स क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो बहुत सिंपल है, प्लेन है, कि वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसको अपनी ओथ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर उसे बनाना होगा भाई साहब, ये जो अपने श्याम रंगीला जी है, श्याम रंगीला जी ने एक रंगीला काम कर दिया इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उसमें ओथ नहीं चिपकाई
हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हुए हैं कि भैया आपकी जो थर्ड शेड्यूल में ओथ लिखी हुई है उसमें वो ओथ भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में एमपीज, इलेक्टेड एमपीज की भी ओथ होती है, ठीक है, मतलब जो एमपी बन गए हैं उनकी भी ओथ होती है, और उनकी भी जो कैंडिडेट्स हैं जो एमपी बनना चाह रहे हैं या एमएलए बनना चाह रहे हैं उनकी भी ओथ उसमें दी हुई है। तो वो जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड ओथ है वो आपको नेसेसरली लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर ही गया। तो श्याम रंगीला जी के साथ ये खेला हो गया था उधर, या फिर, है ना, वो अलग बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं। इन इन केस ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ, हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए, वैध उम्र। और ये जो ठीक है, हाउस ऑफ पीपल के लिए आपकी जो है 25 साल की वैध उम्र होनी चाहिए। या फिर ऐसी जो क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट लॉ बना करके भी प्रोवाइड कर सकता है। अब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया हुआ है इसके रिगार्डिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसके सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशंस तो दी गई है, सेक्शन 29 में करप्ट प्रैक्टिसेस मेंशन्ड है, सेक्शन 100 में ऐसे इंस्टांसेस मेंशन्ड है जहां पे इलेक्शन कमीशन किसी भी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, कौन से ग्राउंड्स पे। ये सब चीजें तो मेंशन्ड है। डिस्क्वालिफिकेशंस लगभग सभी को पता होती है, बट क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है उन एमपीज की, उन एमएलए की, ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस किया गया, राइट। फॉर एग्जांपल, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आरपीए एक्ट में है, कि अगर आपको एससी या एसटी सीट के लिए कहीं पे आपको, है ना, ये इलेक्शन लड़ना है उस सीट से, तो आप उस स्टेट में एससी या एसटी रिकॉग्नाइज होने चाहिए, समझ रहे हो, उस, है ना, आप जो है एससी या एसटी होने चाहिए, सॉरी, आप जो है एससी या एसटी से बिलोंग होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट में एससी या एसटी रिकॉग्नाइज हो। क्लियर, नंबर वन बात यह है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो आप एससी या एसटी होने चाहिए, जरूरी है ना, सेंट्रल एससी सेंट्रल एसटी लिस्ट में होने चाहिए, जरूरी नहीं है उस स्टेट में भी आप रिकॉग्नाइज हो। क्लियर, तो ये बात नंबर वन। नंबर दो बात आपको ये बात ध्यान में रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC and ST seats, है ना, SC and ST seats from the states like Meghalaya, from the states, है ना, and the uh, the UTs like ठीक है, like Lakshadweep and your ठीक है, वो क्या कहते हैं उसे, अंडमान एंड निकोबार। अगर यहाँ से आपको एसटी सीट्स के लिए फाइट करना है तो आप उन्हीं स्टेट्स में एसटीज होने चाहिए। कुछ एक ऐसी कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स दी गई है, हालांकि इतने डेप्थ में चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये जो एससी और एसटी सीट्स में फाइट करने की जो रिक्वायरमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एलिजिबिलिटी ये कहाँ लिखी गई है, ये ब्रॉडली आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा गया है कि अगर आपको SC ST सीट में फाइट करना है तो आप जो है SC ST से बिलोंग होने चाहिए। अदर, है ना, बाकी जो क्वालिफिकेशन है आरपी एक्ट में वो सेम ही दी गई है, जो यहाँ पे लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वहां पे डिस्क्वालिफिकेशंस ब्रॉडली मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 जो है डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन करता है आपकी, वो क्या क्या, अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, अगर आपने ठीक है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स इसे कमिट किया है, अगर आपने कोई इलेक्टोरल क्राइम कमिट किया है, अगर आपने दारू बेचते हुए आप पकड़े गए हैं, अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ठीक है, केस में इन्वॉल्व है, ठीक है, और आप उसमें कन्विक्ट है ना, अगर इवन, ठीक है, ये आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल सेक्शन 154 ए ऑफ आईपीसी के तहत चार्ज है, जिनको ये नहीं मालूम, ये कहता है ठीक है, कि आप अगर कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है, किसी तरीके की शत्रु भावना को पैदा कर रहे हैं, कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर आपको किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, जो कि रागा को हुई थी, तो भी आप जो है डिस्क्वालीफाई होंगे। और इस केस में कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, 6 साल के लिए। कब से, जब आप जेल से रिलीज हो गए तब भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। इनफैक्ट ये भी बात लिखी हुई है कि अगर आप करप्शन के ग्राउंड पे या फिर डिसलॉयल्टी टू द स्टेट्स के ग्राउंड पे अगर आपको किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विस से हटा दिया गया है तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। बट इस केस में 6 साल के लिए नहीं, इस केस में सिर्फ 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई होंगे। ये कुछ चीजें हैं जहां से वो आपको क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विस से आपको डिसमिस कर दिया गया है तो उस ग्राउंड पे आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे इलेक्शन फाइट करने से। क्लियर,
है ना। ये सेक्शन 8 वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है। हाँ, इनफैक्ट अगर आप जैसे सिविल राइट्स एक्ट है, ठीक है, इसके तहत अगर आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए या फिर किसी भी एक ऐसे ऑफेंस के लिए जो जातिवादी, ठीक है, जाति सूचक हो, SC ST एक्ट के तहत अगर आपको एक तरीके से कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे 6 साल के लिए, है ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं, अतरंगी बातें कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये जो है यहाँ से आगे प्रोसीजरल चीज़ें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय ना भी किया हो तो क्या ही जाता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, मुझे मज़ा आता है, आपको मज़ा सुनने में आना चाहिए, मुझे सुनाने में। बाकी तो मज़ा चल ही रहा है। वो मुझे, ठीक है, ये मुझे कहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पढ़ा हुआ है कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ प्रोविजन कि जो जो डिलिमिटेशन एक्ट है, such act of parliament may shall not be challenged, neither the award of delimitation commission nor the act delimitation act, ये दोनों चीजें चैलेंज नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। क्लियर, ये मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।